आज हो रहा है फर्स्ट ईयर अध्याय दूसरा 11th का। हेडिंग क्या है? फर्स्ट ईयर 11th का अध्याय दूसरा में भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता अथवा महत्व, इंडिया में सोशियोलॉजी की उपयोगिता या महत्व इंपॉर्टेंट के बारे में। यूटिलिटी और इंपॉर्टेंट यूटिलिटी और इंपॉर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, मतलब भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता और महत्व क्या क्या है। एग्जाम में आएगा, भारत में समाजशास्त्र का उपयोगिता एवं महत्व से क्या समझते हैं, अथवा भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता महत्व के बारे में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, अथवा भारत में समाजशास्त्र का उपयोगिता और महत्व के का क्या अर्थ है। अंतर क्या होगा? एक होगा आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या लिखेंगे, क्या मिलेगा नंबर। अगर आप जो महत्व, जैसे भारत में इंडिया में समाजशास्त्र का उपयोगिता और महत्व इंपोर्टेंट के बारे में बोल रहा है, हमको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन बोलेगा उसी को लिखना है, हमको सॉलिड नंबर मिलेगा। ध्यान देना है आपको। समझ गए पढ़ाई को? और नहीं समझते पढ़ाई को तो हमको बोलिएगा। अभी तो यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, जब कॉलेज खुल जाएगा हम लोग जाएंगे तो फेस टू फेस आपसे वार्तालाप होगी हमारी, है ना। जब चाहे तो पूछ सकते हैं हमसे आप। और हमारी पढ़ाई को समझ में आ रहा है अथवा समझ में नहीं आ रहा है, हमको आपको बताइएगा, बेहिचक बताइएगा। डरने की बात नहीं है, आपका अधिकार बनता है। फंडामेंटल राइट्स में अधिकार है आपका पूछने का कि सर ये समझ में नहीं आया, कैसे पढ़ाई, क्या अर्थ है इसका, क्या है। आपका हर टीचर से, हर मैम से अच्छा बिहेव करके पूछना है, संपर्क बना के रहना है, पूछना है कि सर नहीं समझ रहे पढ़ाई आपका। बात समझ गए? तो आज पढ़ा रहे हैं भारत में समाज शास्त्र का उपयोगिता एवं महत्व। देख रहे हैं? आगे बढ़िए। बॉन्स, एच.ई. बॉन्स। एच.ई. बॉन्स कौन है? एक समाज शास्त्री हैं। एच.ई. बॉन्स ने आज से बहुत पहले लिखा था कि समाजशास्त्र इतना महत्वपूर्ण विषय है कि यह पूरे सामाजिक जीवन को समझने में हमारी सहायता करती है। हमारी समाज को आगे बढ़ने में, समझने में क्या करती है? सहायता करती है, मदद करती है। सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक रूप देते हैं तथा उन नियमों को स्पष्ट करता है जिनके द्वारा मानव व्यवहारों को समझा जा सके। भारत के संदर्भ में बॉन्स का यह भी कथन बहुत ही सही है। यहाँ 7वीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक लगभग 1300 वर्ष पहले के इतिहास में यहाँ का सामाजिक जीवन लगातार विघटित होता जा रहा है। जातिगत भेदभाव, धार्मिक शोषण, व्यापार, निरक्षरता, बढ़ते हुए अंधविश्वास और रूढ़ियों, ग्रामीण के अमानवीय शोषण तथा अनेक सामाजिक समस्याओं के कारण यहाँ का सामाजिक जीवन लगभग पूरी तरह से विघटित हो चुका था। इतना शोषण था, अंधविश्वास और उदारता था, इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भी विघटित होती जा रही थी। बात समझ रहे पढ़ाई को? मूल कारण को समझकर समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए समाजशास्त्र का एक उपयोगी ज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। बहुत सी अध्ययनों के द्वारा समाजशास्त्र ने सामाजिक ज्ञान के विकास, समाज को संगठित बनाने के लिए ही जो योगदान किया है, उसे इसके महत्व को सफलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। समाज का बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व उपयोगिता है, इसके बारे में समझ। समाज के बिना हम अधूरा है, समझ में पढ़ाई को हमारी। ये देखिए योगदान रहा है, यानी उससे इनके महत्व की सरलतापूर्वक, इसके महत्व को सरलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है मानव व्यवहारों का समुचित ज्ञान। किसी भी समाज में मानव व्यवहार की प्रकृति को समझने के लिए समाज का संतुलित विकास किया जा सकता है। समाज का विकास होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। समाजशास्त्र हमें उन नियमों से परिचित कराता है जो कि हमारे सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। उन्हीं की सहायता से विभिन्न समूहों की आपसी भेदों को कम करके उसके बीच उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं को समझने में, सहायक सामाजिक समस्याओं को समझने में। भारतीय समाज में आज अनेक गंभीर समस्या उत्पन्न है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, पारिवारिक विघटन, अपराध, रूढ़िवादिता, भ्रष्टाचार, दुर्बल वर्गों का शोषण, परंतु हिंसा तथा धर्म का संतरण, व्यापारिक, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए समाजशास्त्रियों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। हमें समाज में आगे आना होगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है भावनात्मकीकरण का अभाव। भावनात्मकीकरण का अभाव हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है। भावनात्मक भावना, हमारी हर किसी की भावना अच्छी होनी चाहिए, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की बात करेंगे। चौथा पॉइंट है पारिवारिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण। वर्तमान युग में पारिवारिक संगठन के लिए भी प्रमुख समस्या पारिवारिक जीवन से बढ़ते हुए तनाव की पारिवारिक विघटन की समस्या को हम देखते हैं कि सभी समाजों की तरह ही भारत में भी विवाह विच्छेद को बढ़ती हुई दिन दर, बच्चों के पालन पोषण संबंधी कठिनाइयां, पति पत्नी के बीच तनाव, परिवार में वृद्ध सदस्यों को उपेक्षा, युवा पीढ़ी को बढ़ती हुई निरंकुशता तथा पारिवारिक असुरक्षा आदि पारिवारिक जीवन की प्रमुख समस्या है। अगला पॉइंट है समाज कल्याण के लिए आवश्यक। समाज कल्याण के लिए समाज के सभी दुर्बल वर्गों के जीवन में भी इस तरह के परिवर्तन की लाना है जिससे वे अपने समाज अपने आप को आर्थिक शोषण से बचकर अपना विकास की बात कर सके, डेवलपमेंट की बात कर सके, शिक्षा की बात सके, डेवलपमेंट की बात कर सके और आगे विकलांग और असमर्थ व्यक्तियों को सामाजिक जीवन सुरक्षा प्रदान करके ही समाज कल्याण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। समाज शास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा ही दुर्बल वर्ग की वास्तविकता दशाओं और समस्याओं को ज्ञान करने की ऐसी सुझाव दिए जाए कि जिसकी सहायता से सरकार अपनी कल्याण के लिए आगे बढ़ सके, डेवलपमेंट की बात कर सके। अगला पॉइंट है ग्रामीण पुनर्निर्माण का अभाव। ग्रामीण पुनर्निर्माण का अभाव भी ये समस्या है। यह तक कि सामाजिक सार्थकता सांस्कृतिक व्यवस्था ग्रामीण जीवन पर ही आधारित है। स्पष्ट है कि ग्रामीण जीवन की समस्याओं का समाधान करके समाज का हम वास्तविक विकास कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक नियोजन में सहायक। आज से बहुत पहले अगस्त कॉम्पिटिशन लेस्टर मार्ट तथा अनेक दूसरे समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट कर दिया था कि सामाजिक नियोजन के बिना ही आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य के लिए ऐसी कुछ समस्याएं और कार्यक्रम तैयार करना जरूरी है जिसके द्वारा ही कारखानों में श्रमिकों को उचित सुविधा दी जा सके, नौकरी मिले, रोजगार मिले और आगे जाकर डेवलपमेंट की बात करें, विकास के रास्ते में चले, शिक्षित करे और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करके शिशुओं को और महिलाओं का समुचित विकास संभव हो सके तथा असमर्थ लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधा दी जा सके। इसकी अतिरिक्त अत्यधिक निर्धन परिवार को सुरक्षा कानून के द्वारा कुप्रथाओं से छुटकारा मिल सके। अगला पॉइंट नगरीय नियोजन में उपयोगिता। भारत में औद्योगिकरण का विकास होने के साथ ही नगरों में भी आजादी से बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इसकी फलस्वरूप नगरों में एक ऐसी समस्याएं पैदा हो गई है जिसके पहले कल्पना की जा सकती है कि घनी और नदी दबाई बस्तियों का निर्माण, नगरों की कमी, मकानों की कमी, बढ़ते हुए अपराध, अनैतिकता और नैतिक मूल्यों में होने वाली गिरावट के कारण ही हमारा समाज विघटित हो रहा है। इस समाज में संगठित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। समाज को हमें आगे बढ़ाने के लिए अपने आप हमको सुधार करना पड़ेगा और परम सामूहिक जीवन व्यतीत होने लगा था। समाज शास्त्रीय अध्ययन में यह स्पष्ट है कि नगर नियोजन के द्वारा ही किस तरह इस समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। यानी जो भी विघटन हो समस्या है, हमको समाज को आगे संगठित करके इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी। अगला पॉइंट 9वां पॉइंट है सामाजिक अनुकूलन में सहायक। यह सच है कि प्रत्येक समाज में सहयोग के साथ संघर्ष और आपसी समायोजन के साथ प्रतिस्पर्धा और विरोध को भी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। बिना विरोध का कोई काम करने मजा नहीं आता। कोई अच्छा काम कर रहे हैं आपको जरूर कठिनाई होगी, विरोध करेगा तब आपको अच्छा काम मिलेगा। इच्छा के कारण ही लोगों का जीवन अपने आप में ही केंद्रित होता जा रहा है। मानव समाज शास्त्रीय अध्ययन आधार पर स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत और मानसिक तनावों को दूर करने के लिए हम अपनी सामाजिक दशाओं तथा निरंतर समूहों के अनुकूल करना विस्तृत जरूरी है। अपनी अनुकूलना के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी सद्भावना के प्रोत्साहन मिलता है। इसी से सामाजिक एकीकरण में हमें सहयोग मिलता है। वास्तविकता यह है कि चाहे इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समाज परिवर्तनशील के दौर से गुजर रहे हैं। इस कार्य दशा से एक ऐसी सामाजिक ज्ञान की जरूरत है। बदलती हुई दशाओं से हमें उन मूल्यों और व्यवहारों के तरीकों से परिचित कर सके और जिनके द्वारा सामाजिक जीवन संगठित और व्यवस्थित कर सके। सच तो यह है कि सामाजिक संगठन के बिना कोई भी समाज आर्थिक और विकास के रास्ते पर नहीं आगे बढ़ सकती है। समाजशास्त्र उपयोगी सामाजिक ज्ञान को बढ़कर समाज की भी एक महत्वपूर्ण जरूरत है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र में समाजशास्त्र में समाज का उपयोगिता और महत्व बहुत ही उपयोगी लाभदायक है। बस आज इतना ही।